विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम सभी लोग पंचतत्व के कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हुए। अंकिता और भावना हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे दे माँ तेरी हमें तार दे माँ, हे शारदे 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 माँ। बहुत धन्यवाद। पहला तो मैं बता दूं कि हमारे अध्यक्ष हमारे आदरणीय सुरेंद्र सिंह दांगी जी हैं पंचतत्व के, और मैं इनके लिए आपसे जोरदार तालियां मांगूंगा। और हमारे बीच बैठे हमारे आदरणीय शैलेंद्र दीक्षित जी सर, इनको भी मैं नमन करता हूँ। हमारे रघुवंशी जी को नमन करता हूँ, और आप सब लोगों को भी हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। वो इसलिए कि आज ये कार्यक्रम हमारे लिए बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि हम जिस कार्यक्रम करने जा रहे हैं, पक्षियों को दाना पाने के लिए सकोरे टांगने या टंकियां रखने होती, उस काम के लिए और उसमें अष्टांग हृदय नाम की किताब लिखी। अब देखो, एक बच्चों को एक बताऊं, पढ़ाई ये कैसी चीज है। देखो, एक बार माने टीचर मारते हैं, हमारे दीक्षित जी को मारते हैं, नाम है इनका। तो एक बच्चे को मारने लगे टीचर, एक टीचर मारने लगा, तो टीचर ने मारा उस लड़के को, ऐसे हाथ करते थे बच्चे, उसने मारा दना। अरे टीचर कहने लगा, गुरु जी शिक्षक, मैंने आपकी बहुत गलत, मेरे में बुद्धि की रेखा है ही नहीं है, तुमको तो नहीं मारना, तो तुम नहीं पढ़ सकते। अब उसने नहीं कहा है, नहीं पढ़ सकते, तो उसका एक लक्षण है, एताम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ये मृत्यु लोके भूमिवार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चिरंती। जैसे मृग माने कोई पशु को कर रहा है, ऐसे बन जाता है, कोई मतलब नहीं है। 5 चीजें समय समान है, अपन में एक कोई बुद्धि अपन में जाते हैं। तो ये बात हुई, तो उसने कहा हमें मर जाना चाहिए, तो मरने के लिए सबसे
अब कुआ में ऐसा एक गांव एक कुआ, तो उसमें लोग तो पानी भरने आएंगे, वो अपने पैर वो नीचे करके तो कुएं में बैठ गया, कहले ये जाए और अपन मारे। ये लोग पानी भरने वाले, उसने किसी अम्मा जी से पूछा, क्यों अम्मा ये पत्थर पड़ा है इसमें भारी क्यों हो गई? घाट जानते हैं आप, पत्थर में भारी हो जाती है। और कहले ये रस्सी है ना, बार बार आएगी जाएगी आएगी जाएगी तो भारी बन गई। तो देखो पत्थर कितना कठोर है, और रस्सी आवत जात सिर पर पड़ा। उसने कहा अरे, तो उसने एक पत्थर उठाया, अपनी भाषा में कहे अपन चीट, ये पत्थर उठाई और ऐसे उंगली कर ली, खून निकल आया। अब दीक्षित जी के पास गया, बोले गुरु जी देखिए मेरे पास सबसे ज्यादा गहरी रेखा है, गहरी रेखा है। गुरु जी ने उनको गले से लगा दिया, कहले तू ही बने। और वास्तव में वही बना, उस व्यक्ति का नाम है पाणी, जिसने संस्कृत का सबसे बेहतरीन ग्रंथ व्याकरण लिखा है, वो पाणी। दुनिया में कितने लड़के पढ़े, कोई नहीं जानता। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है, पढ़ाई के साथ साथ कमाई के साथ साथ कुछ देना, पुण्य करना। जैसे कि अपना पेट तो अपन भर लेंगे, जो पक्षी भर लेते हैं ना, अजगर करे ना चाकरी तो पंछी करे ना भी, तो ऐसा तो अपन भर लेंगे, हम उसके साथ साथ देना। अपने ऊपर कर्ज है, अपने माँ बाप का कर्ज इतना है तो उनको प्रणाम करो। देखो रामायण में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, देखो भगवान सबसे पहले किसको प्रणाम करते थे, क्रम देखिए आप, माता, पिता और फिर गुरु। और आजकल हम कौन को प्रणाम करते हैं, हमारे माँ बाप को नहीं करते। हमारे पास आ जाए चिलम पीने वाले, लाओ चिलम ले आओ, हमारे घर में ले जाए, आते ही तो उनको प्रणाम करते, माता को नहीं करते। जबकि करना किसको? तो ऐसा अपने सीखना पड़ेगा, अपने ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे कितने बच्चे हैं जो रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामायण नहीं, रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। बहुत बढ़िया बात बेटा, ऐसा ज्ञान आपको होनी चाहिए। अच्छा, गीता जानते हैं आप? गीता में कितनी लाइनें हैं? जिन्हें अपन श्लोक कहते हैं। कितनी लाइनें हैं? 700 लाइन। और मैं आपसे कहता हूं, आपसे कोई विद्वान पंडित कहता हो, कुछ कहता हो, उसकी बात छोड़िए, आप मानिए मत। गीता और मानस को बिल्कुल मत नहाइए, बिल्कुल मत नहाइए। आप तो जैसे अखबार पढ़ते हैं ना, अखबार पढ़ते हैं, आ गया पढ़ने लगे, मुंह भी नहीं धोया, कछु भी नहीं किया, कुल्ला भी नहीं किया, ऐसा ही पढ़ने जो नुकसान नहीं। वो 700 लाइन है, वो 700 क्या है? सूत्र हैं। गणित में कुछ सूत्र हैं, शायद निश्चित ही होंगे, पूरे निश्चित है। 120 22 23 जितने भी होंगे, ऐसा ही पूरे जीवन के सूत्र क्या है, वो 700 लाइन गीता में। वो मात्र 45 मिनट कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सिखाई। अब हम कहेंगे बेटा गीता पढ़ा करे आप, अरे हमारी अम्मा कहेगी, आपकी अम्मा कहेगी, नहीं बेटा गीता नहीं पढ़ना, नहीं तो तुम बाबा जी बन जाओगे, माने सन्यासी बन जाओगे, कुछ बन जाओगे। ये बताओ। 11 बजे पंजाब। ये तो आपका सौभाग्य है कि मुझे आप बुला लेते हैं, मैं तो घर में रहने वाला आदमी हूं। हरी रहने तो हरियाली उनकी, रंग बिरंगी सुंदर पहचान, खुशबू है वो इस प्रकृति की, सुगंध जरा तो लो इंसान। आज के कार्यक्रम के हमारे ऑलरेडी सम्मानित छोटे भाई और हमारे मित्र सुरेंद्र भाई, जितेंद्र सर, करुणा मैम और जयमाला मैम, बहुत सारी यहाँ बैठी हैं, सबको
प्यारे बच्चों, संचालक महोदय, आप लोग अच्छा संचालन कर रहे हैं। बच्चों, वैसे तो भाई साहब ने आज सारी बातें कर दी। हेलो, वैसे तो भाई साहब ने, गोपाल भाई साहब ने सारी बातें कर ली। आपने वेदों के बारे में सुन लिया, पुराणों के बारे में सुन लिया, पंचतत्व के बारे में सुन लिया, थोड़ी बहुत चर्चा राजनीति की भी हो गई है, पंचज की बात भी हो गई, सारी बातें हो गई। बच्चों, आज जो कार्यक्रम आप ये पंचतत्व समिति की तरफ से किया जा रहा है, और जैसा कि प्रमुख भैया ने भी बताया था कि 2010 में 2009 में पंजीयन हुआ था, 2000 से काम कर रहे हैं, मतलब 25 वर्ष होने को है। और काम को देखा जाए तो हम 25 वर्षों से काम कर रहे हैं, 24 साल हो चुके हैं। और ये इन 24 सालों में आप लोगों का ये प्रयास रहा कि हम जन जन तक पहुँचें और हमारे जो मूलभूत 5 तत्व हैं उनके बारे में हम लोगों को बताएं, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में हम समझाएं। लोग जानते हैं कि जागरूक करना होता है, और खास तौर से जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम प्रेरित करें। क्योंकि हम लोग पहले एक नाटक करते थे, जल चक्कर, और उसमें हम ये कहते थे कि आने वाले 20 साल बाद जल का संकट इतना गहराने वाला है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, पानी के लिए विश्व युद्ध होगा। ये हम लोग उस नाटक में कहा करते थे। हम ये कहते थे कि जल नहीं है तो जीवन नहीं है, और हम सब जानते भी हैं। तो हमारे जल स्रोत खत्म हो रहे हैं, ये वृक्ष हमारे कट रहे हैं, पक्षियों का पलायन हो रहा है, बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। अब ये अगर मान लीजिए जो जीवन चक्र है प्रकृति का, अगर इसको हम बाधित कर देंगे, अवरुद्ध हो जाएगा, पेड़ नहीं होंगे तो घरौंदे नहीं बनेंगे, तो पक्षी नहीं आएंगे, जल नहीं आएगा, तो जीवन कैसे चलेगा। इन बातों को लेकर के ये हमारी समिति लोगों तक जाती है और जागरूक करती है। और हमारे काम क्या है? हमारे काम है कि हम आपको प्रेरित करें कि आप वृक्ष लगाएं, हम आपको प्रेरित करें कि आप पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें ताकि वो बना सकें। अगर हम घर में कोई घोंसला बना सकते हैं, लगा सकते हैं, कई जगह तो कार्टून से बना के लोग लगा लेते हैं, तो लगा सकते हैं तो वो लगाने का प्रयास करें। कुल मिलाकर के ये है कि प्रकृति के प्रति, प्रकृति के जो 5 तत्व हैं उनको जीवित रखने के लिए प्रकृति के प्रत्येक जीव के प्रति हमारी भावना होनी चाहिए, और अगर ये हम करेंगे तो हम जीवन का आनंद लेंगे। अच्छा, ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिनके घरों में पौधे हैं? बता दो, जिनके घरों में पौधे हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, आप लोगों में से कितने घरों में, कितने लोगों के घरों में वो छोटी चिड़िया आती है, स्पैरो, छोटी फुदकी वाली चिड़िया आती है? आती है, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों के घरों में गिलहरियां हैं? गिलहरियां आती हैं, पेड़ पे आती गिलहरियां? वाह वाह वाह। कभी आप लोगों ने गिलहरियों के एक्शन को देखा है कि क्या करती गिलहरियां है? अच्छा, आपके घर में कोई घोंसला लगा है किसी पक्षी का? किसी का लगा है क्या घोंसला? ठीक है, अगर नहीं लगा तो बनाओ, पुट्ठे के बना लो, कार्टून के बना लो, घर पे लगाओ। और जैसा कि भाई साहब ने बताया, प्रमोद भैया ने बताया कि कोई भी पात्र आपके यहाँ, प्लास्टिक का कोई बर्तन नहीं, कोई पुराना स्टील का कोई पात्र है तो उसमें आप पानी भरो, छेद करो, उसको लटका के रखो ताकि उसमें आके कुछ जो हमारे यहाँ चोकर होता है खाने का, छूटा हुआ माल, भोजन, आहार, उसको हम डालें ताकि पक्षी उससे आहार लें। हमारे घर में, मेरे घर में गिलहरी है। कितनी गिलहरी है? कम से कम 200, पूरा कुनबा है उनका। हमारे घर में तोते आते हैं। आप लोगों ने खाली अभी हरे तोते देखे, मैंने हरे भी देखे, नीले भी देखे, पीले भी देखे, और पिछली बार तो एक काला तोता हमारे घर आया, काला तोता, उसके दोनों पंख काले। हमारे घर में मोर आते हैं, मोर आते हैं। हमारे घर में 2 बड़े बड़े घोंसले हैं, उनमें वो पक्षी रहते हैं, और वो उनका वो विभाजन हो गया है। एक प्रजाति के पक्षी जो है ना उसमें घोंसला रखते हैं, दूसरी प्रजाति के पक्षी उसमें घोंसला रखते हैं। बड़ा आनंद रहता है। आप देखिए, इतना विभाजन है कि कभी भी कोई किसी की सीमा में दखल नहीं करता। गर्मी के दिनों में हमारे घरों में होता है कि हम लोग कुछ
गर्मी में वो लाते हैं ना अपन, वो मेवा लाते हैं, जैसे काजू ले आए, किशमिश ले आए, या कोई दाल ले आए और सूखने के लिए धूप में रखते हैं। तो हमारे यहाँ का घटनाक्रम है कि ये थाली में वो काजू रखे हुए थे और बादाम रखी थी। कोई गिलहरी दिखी नहीं, एक गिलहरी आई, उसने मौका मुआयना किया, मैंने वीडियो बनाया था, मौका मुआयना किया, उसने खाया नहीं, वो चली गई। 4 आई, 4 देख गई घूम घाम के, फिर वो चली गई। फिर उसमें से काम शुरू हुआ तो पहले तो काजू खाना शुरू हुए, तो काजू खाया हुआ। काजू कैसे खाया कि एक काजू को उठा के ले आए, बाहर निकाल ले और उसे कुतर के खाए और बांट के खाए। देखो कितनी शिक्षा मिल रही है। अब हमने क्या किया कि वो आटा छानने वाली जो छन्नी होती, बड़ी वाली छन्नी, वो बड़ी वाली छन्नी से मैंने उस थाली को ढक दिया कि ये काजू इसमें से ना निकाल पाए। कमाल ये हुआ कि एक गिलहरी आई, उसने उस छन्नी को उठाया, दूसरी गिलहरी ने अंदर घुस करके काजू बाहर निकाला। एडवर्ड हमारे एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, उन्होंने लिखा है, वी डोंट हैव द टाइम टू सी दैट वेयर द स्क्वायरल्स हैव हाइड देयर नट्स। हम रोज अपनी दिनचर्या में इतने बिजी हैं कि हमको कभी दिखाई नहीं पड़ता कि गिलहरियां क्या करती हैं, अपने अखरोट कहाँ छिपाती हैं, अपना भोजन कहाँ रखती है, चिड़ियां लाइन से कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं। प्रकृति का प्रत्येक तत्व, प्रत्येक सजीव तत्व हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। अब चिड़ियों को देखो, लाइन से चली जा रही है, एक समय विशेष में निकलती बाहर। वो आपने पढ़ी होगी कहानी, वो टिड्डे की और चींटी की, आंट एंड ग्रासहोफर, बहुत फेमस कविता है वो। तो आंट एंड ग्रासहोफर में क्या है कि एक वो होती है चींटी होती है जो दाना चुगती है अपना भोजन को लाइन से। आपने कभी अपने घरों में देखा लाइन से चींटियों को जाते हुए? देखा है ना? अच्छा, फिर वो लाइन को वो क्या करना पड़ता है, उनको भगाते क्या करते हैं इसमें बताओ? वो काहे के लिए लाइन से क्यों जानी होती है? लाइन से क्यों जाती है बताओ? वो कहाँ जाती है और कौन से मौसम में जाती है? ये सीजन चल रहा है उनका, गर्मियों में, जब खेत से फसल कट के अनाज धन धान्य हमारे घरों में आता है, भोजन हमारे घरों में आता है, तो उनको मालूम पड़ता है कि ये भंडारण का समय है और वो निकलती है लाइन से और दाना लाती है। इसलिए हमारे घरों में करते थे कि जब चींटियां आती थी तो आटा डालते थे, आटा को डालते थे ताकि वो भोजन लेके चली जाए। तो लाइन से जाती है, लाइन से आती है। वही एक आपने देखा होगा, एक हरा कीड़ा होता है टिड्डा, जिसको आपने देखा होगा कि वो पौधों को उचकता है, जिसको अपन बोट कहते हैं, चाहे जहां कूद जाता है, कहीं कहीं उड़ता है, कहीं गिरता है ना? देखा है ना? वो हरा वाला कीड़ा बड़ा सा कीड़ा होता है। तो गर्मी के मौसम में वो टिड्डा मस्त रहता है, वो उछलने कूदने। और चींटी क्या करती है? लगातार लाइन बना के भोजन लगती है। अब क्या हुआ, बरसात का मौसम आ गया, टिड्डे के पास खाने को कुछ नहीं, चींटी के पास भंडार भरा हुआ है। टिड्डा चींटी के पास जाके कहता है कि भाई प्रिंसेस, नाउ ही इज सेइंग प्रिंसेस। टिड्डा चींटी से क्या कहता है, हे राजकुमारी, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ भोजन दे दो। तो वो चींटी कहती है कि जब भोजन भरने का टाइम था तब तुम क्या कर रहे थे? तब तो तुम उछल कूद कर रहे थे। तो कल अब जाओ और नाचो, मेरा भंडार मेरे परिवार के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। तो छोटी छोटी चीजें जो है ना हमारे जीवन में जुड़ी हुई है। आप कभी भी पक्षियों को, गिलहरी को, तोते को, इन जीवों को देखो, उनकी एक्टिविटी देखो। हम लोग बहुत बदल गए, हमारा जीवन चक्र बदल गया है, जीवन शैली बदल गई, उनमें कुछ नहीं बदला। वो जैसे पहले थे वैसे आगे रह रहे। इसलिए आप लोगों को आज एक काम करना चाहिए, मुझे लगता है कि आप, अभी सीजन भी है, पानी की दिक्कत रहती है पशु पक्षियों के लिए, तो आप सभी लोग अपने अपने घरों में एक एक पात्र लगाओ। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। एक पात्र लगाओ, उसमें जल डालो और साथ में भोजन में रखो। कुछ गेहूं के दाने हैं, कुछ चावल के दाने हैं, चने के दाने हैं, ऐसे कुछ जो भी हमारे यहाँ जो ऐसा भोजन होता है जिसको जो छानने के बाद निकल जाता है, उस चोकर को वहां रखें ताकि उनको आहार मिले। अगर आप ये करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। आप गाय को देखो, आप गाय को एक बार एक दिन भोजन देके देखो। हर दिन आप देते हो, रोटी देते हैं घर पे?
देते हैं? आप देखो, आप देखना, आप जिस दिन आप एक दिन आप उसको 8 बजे रोटी देके देखो, अगले दिन घड़ी मिला लीजिए, कहाँ की घड़ी उनके पास है, ठीक 8 बजे आपके दरवाजे पर होगी। होता कि नहीं होता? और कमाल की बात देखिए, अगर घर में 5 सदस्य हैं और गाय को रोटी मैं देता हूं तो केवल मेरी तरफ ही आएगी वो, अगर दूसरा कोई आएगा तो दरवाजे नहीं रुकेगी। तो ये सब चीजों को देखना चाहिए, ये सब हमारे जीवन की शिक्षा के सूत्र हैं, मूल है। हम इन चीजों को देखते नहीं। इसे कभी आपने देखा है, मैंने खुद देखा, ये अपने ब्लॉक ऑफिस के पीछे हैंडपंप लगा था, उस हैंडपंप में मैंने उसका वीडियो बनाया था। एक गैया है, वो अपनी सींग से वो हैंडपंप को चलाती है, पानी पीती है, चलाती है, पानी पीती है। ऐसे वीडियो बहुत सारे बाद में वायरल हुए, लेकिन ये ट्रू है, मैंने खुद देखा है बार्सिलोना में, लगभग ये 2012-13 की बात है। तो कुल मिलाकर हमारी समिति जो है ना, एक ऐसे विषय पर काम करती है जिस पर हमारा जीवन टिका हुआ है। आप पढ़ लिख के कुछ भी बन जाओ, बड़े से बड़े बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, तो रोटी तो खाओगे ना कि नहीं खाओगे? पानी पियोगे कि नहीं पियोगे? तो पानी चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो? रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए? हवा चाहिए कि नहीं चाहिए? फल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये तो 5 तत्व से मिलने वाले हैं, इसलिए हमें इनको संभालना है। ठीक है, बहुत अच्छा कार्यक्रम आज अपने विद्यालय में हो रहा है। आज हम सब लोग अपने घरों में जाएंगे और कोई एक पात्र निकालेंगे और उसको बनाएंगे और उसका फोटो लेंगे, और फोटो लेकर के अगर कोई पक्षी वहां पानी पीने आए, कोई जीव वहां पानी पीने के लिए आए, तो उसका वीडियो बनाओ और वीडियो बना करके अपने टीचर्स को दिखाओ और ग्रुप में डालो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आज स्पंदन विद्यालय ने हमको बुलाया और तत्व समिति ने हमको अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों से यही कहना है कि बच्चों, हमें संवेदनशील रहना है और हमारी प्रकृति को हमें बचाना है, हमारी धरती को हमें बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो हाँ नहीं, तो जब सुनने में अच्छा लग सकता है तो देखने में और करने में कितना अच्छा लगेगा। ये प्रकृति का नियम है। हम किसी पौधे पेड़ को देखते हैं, वो सब जब बार बार देखते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, और जब वो हिलते हैं, देखो वो पत्ते हिल रहे हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। तो जब सुनने में अच्छा लगता है तो करने में भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग कर करें। अब मैं बीच में भूल गया था भाई साहब, हम आपके बीच आपके सर हैं सुनील सर, ये आपको ये बताएंगे कि हम घर में रखे पात्र को कैसे उपयोगी बना देंगे। जो फालतू पात्र रखे हैं, जरूरी नहीं हम कहीं से पात्र लाएं, बिल्कुल ना लाएं, घर में जो रखे हैं उनको उपयोगी हो सकता है। और एक हमारी संस्था, एक बेटा सुनो, एक हमारी संस्था एक आगे एक कार्यक्रम करने जा रही है, बहुत शीघ्र एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शहर को देने वाले। एक बड़ी सी दीवार है बस स्टैंड के पीछे, जो हमने 120 फीट छोड़ रखी है। मैं आपको इसलिए आज बता रहा हूँ कि वो कार्यक्रम करने जा रहा हूँ, उसमें आप भी सहभागी हो सकते हैं सब। उसमें क्या है, वो दीवार जो है वो 120 फीट की है, तो लगभग 10 फीट या 8 फीट जो भी आए जिसके भाग में आए। हम लेटर देंगे सबको, जो लोग वॉल पेंटिंग करते हो, जो पर्यावरण रुचि रखते हो, ये विषय आप समझ लेना, जो रुचि रखते हो वो उस दीवार पर पेंटिंग कर सकते हैं। हमारे हर स्कूल को अवसर देंगे, अभी 1-2 दिन में लेटर दे देंगे और उसको कार्यक्रम बहुत जल्दी मई में कर देंगे। तो वो जो दीवार पे कोई वॉल पेंटिंग करता हो, अच्छी कर सकता हो, उसको सामान हम देंगे और उसका एक कार्यक्रम करेंगे, उसमें उसको प्रमोट भी करेंगे। तो जो हमारे आपके बीच में कोई हो दीवार पे पेंटिंग करना चाहे तो पर्यावरण से रिलेटेड, जैसे सर ने बोला, सर ने कितनी इनके यहाँ तो खजाना है, अगर आप एक दिन नाश्ता खाने चाय पीने चले जाओ तो बहुत सारा खजाना सर के मिल जाएगा पक्षियों का। खुद ही देखते देखते प्रसन्न रहते, तो फिर आप लोगों को दोबारा ना आया, सर हम लोगों को बुलाइए अब एक दिन। तो कितनी गैलरी है यहाँ, तो ऐसे कोई चित्र आपके दिमाग में हो, आपको कोई मिले किसी को भी, वो आमंत्रित है और पंचायत का शेयर कर सकते हैं। हम वो पेंटिंग बना, नाम दे दें तो पेंटिंग बना सकते हैं, है ना। मैं यही कहना चाहता था, भूल जाता। और हमारे सर, आपके सुनील सर बताएंगे क्या मटके को तोड़ के कैसे हम पात्र बनाए थे। हाँ बताइए ना। देखो बच्चों, एक और बता रहा हूँ मैं, हमारे घर में जो है ना वो चीकू का पेड़ लगा है, और चीकू का पेड़ करना मेरे को मालूम है। चीकू का पेड़ जो है ना 12 है और बेहद स्वादिष्ट है। मतलब आप ये मान लीजिए कि उस तरह का फल तो बाजार में मिलेगा नहीं, लेकिन कमाल ये है कि वो चीकू हमको कभी खाने को नहीं मिलते, वो सब उन्हीं का भोजन होता है।
वो जब ऊपर से टपक, हम जब छू के देखते हैं तो हमको लगता है पका नहीं। जब वो वहां से ऊपर से काट के गिलहरी गिराती है खा के आधा, तो समझ में आता है कि ये पक गया। तो ये जो मजा है, कार के नीचे चीकू छिपे मिलेंगे, पौधों के नीचे चीकू छिपे मिलेंगे। आम के पेड़ हमारे यहाँ 2-2 लगे हुए और खूब फलते हैं, कभी आम खाने को नहीं मिलते। हम वो आम ना हम घर के आम के पेड़ से आम खाते हैं और ना हम चीकू खाते हैं, वो उनके लिए, उन्हीं के लिए लगाया है और उनका मजा देखते हैं कि वो किस तरह से आनंद कर रहे हैं। एक और घटनाक्रम हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर मंडी है ना, नई मंडी के आगे तपोवन परिसर है, कंजना पठार, वहाँ पूरी जमीन पथरीली है। और मेरे पिताजी वन विभाग में नौकरी करते थे। जब वो सेवानिवृत्त हुए तो मैंने उनसे कहा कि बाबूजी ये पठार है, इसमें कुछ हो सकता है क्या, तो करके पेड़ लगाएंगे। आप आश्चर्य करोगे कि वहाँ पूरे इलाके में कोई बोर नहीं है, कोई पानी नहीं वहाँ निकलता। हमने खुद 3 जगह बोरिंग करवाई और वो 500 फीट तक गड्ढा हो गया और पानी। हमने नींव का काम लगा दी, बिल्डिंग बनाना थी, स्कूल की बिल्डिंग बनना थी, तो नींव का काम भी लगा दिया, लेकिन नींव भी नहीं भरा पाई, पानी मिला ही नहीं वहाँ। बरसात में गड्ढा करवाया था तो 30-40 फुट पानी आ गया, 10 के बाद पानी चला गया। बाबू मैंने कहा बाबूजी बोले कि हम लगा लेंगे। उन्होंने वहाँ पर मेहनत की, गड्ढे खोदे, मिट्टी भरी, पथरीली जमीन में मिट्टी भर के पौधे लगाए। आप आश्चर्य करोगे 500 वृक्षों का जंगल खड़ा है, 500 वृक्षों का जंगल, विशाल जंगल खड़ा है। मैं सूरत भाई देखते हैं 500 वृक्ष खड़े हैं। और आप आश्चर्य करेंगे कि हथौड़ा से लेकर के और बरेट तक किसी के ठहरने के लिए, किसी राहगीर को आश्रय लेने के लिए एकमात्र जगह। रास्ते में कोई पेड़ नहीं, केवल वहीं पेड़ मिलते हैं। और फिर क्या हुआ, फिर दूसरा बोर हमने करवाया, बोर सक्सेस नहीं हुआ। तीसरा बोर करवाया, सक्सेस नहीं हुआ। हमने सोच लिया कि अब यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा। एक दिन वही हम खड़े थे तो एक वो जैसे वो मशीन जा रही थी, बोरिंग करने वाली मशीन जा रही थी, तो मैंने उनसे कहा मैंने भैया पानी नहीं है। तो कह अच्छा जी आप दिखवा के कर रहे हो, आप कभी ऐसे मन से करो तो हो जाएगा। तो जहाँ बाबूजी ने पेड़ लगाए हैं, पेड़ों की छाया के पास एक जगह देखी मैंने, वहाँ लगा, यहाँ लगा दी, मशीन लगा दी। आप आश्चर्य करोगे उसमें 2.5 इंच पानी मिला। और अभी हमने वहाँ बिल्डिंग बना दी, वहाँ बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग बनने के बाद मतलब वहाँ वृक्ष आए तो जल आ गया। आप देखिए पेड़ आए तो जल आ गया। अब वहाँ बसंत आने लगा, वहाँ पक्षी चहचहाने लगे। नहीं तो पहले पूरे यहाँ हथौड़ा से लेकर के बरेट तक एक भी वृक्ष नहीं था, एक भी पेड़ नहीं था। लेकिन आप वहाँ जाइए, लोग वहाँ से आते जाते तो वहाँ ठहरते हैं, रुकते हैं, आनंद लेते हैं। इसलिए आपको इनसे प्यार करना पड़ेगा अगर अच्छे से जीवन जीना है तो। और नहीं तो कंक्रीट के जंगलों में रहना है, जैसे बंबई में लोग रह रहे हैं, हवा भी किराए की, भाड़े की, है ना। बिजली तो ले लोगे आप सोलर से, लेकिन हवा कहाँ से लाओगे, हवा तो पेड़ों से मिलना है ना। पेड़ नहीं होंगे तो कैसे होगा, ठीक है। हाँ, आप सभी को सादर नमन। भाई साहब ने मेरा नाम लिया है तो बता देता हूँ, ये कोई नई चीज नहीं है। आज आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो ये देखने को मिल जाएगा। मैंने खुद छोटे में घर में ये चीज देखी। मटका को आप लेंगे तो बीच में जो गोलाई होती है, वहां से आप फनर की सहायता से या हल्के हाथ से चोट करेंगे चारों तरफ, तो उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। आप ऊपर वाला हिस्सा हो उसको पलट कर नीचे वाले हिस्से को उस पर रख दें उल्टा, वो स्टैंड बन जाएगा और उसको आप कहीं पे भी लटका सकते हैं। तो ये सब कर सकते हैं। और ये मैंने खुद इस विद्यालय से जुड़ने से पहले मैं सरस्वती शिशु मंदिर में था और श्री सीता शक्ति धाम सेवा समिति से भी जुड़ा हुआ। तो शादियों के समय पे वहां जो भवन का कार्यक्रम होता है उसमें 5-7 मटके रखे जाते हैं। तो अधिकतर होता क्या, वो सब छोड़ के चले जाते हैं। तो हम लोगों ने वहां से वो कलेक्ट किए, उनको बीच में से काटा और कई जगह जाके वृक्षों में लगाया भी है। तो आप ये छोटे छोटे घर में जो अनुपयोगी पदार्थ हैं, चीजें हैं, उनसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये बॉटल ही है, बॉटल को आप 2 हिस्से कर सकते हैं। खराब बॉटल है उसके 2 हिस्से कर लीजिए। 2 हिस्से में से नीचे वाले हिस्से में आप सुई को गर्म करके होल कर सकते हैं और पानी भर के उसे कहीं टांग सकते हैं। दूसरा हिस्सा बचेगा, उसमें आप ढक्कन लगा के उसमें अनाज रख सकते हैं पक्षियों। ये कहीं पे भी आप कर सकते हैं। घर पे आपको बहुत सी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जिनको आप उपयोग कर सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जी सर, जी सर।
ठीक है, और उम्मीद है कि आप सब लोग ये प्रयास करके देखेंगे। बाकी आचार्य जी ने बताया है, आप घर पे पक्षियों के लिए जरूर पानी रखें, और उसकी बढ़िया पिक निकालें, वीडियो बनाएं, उसको ग्रुप में डालें, यहाँ के बताएं। थैंक यू। तुम जिंदगी उनको दो इंसान, तुम जिंदगी उनको दो इंसान। जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज आप इस कार्यक्रम के विषय में हम सभी को मार्गदर्शन दें। सम्मानित बड़े भाई गोपाल सिंह जी, मेरे मित्र शैलेंद्र दीक्षित जी, छोटे भाई प्रमोद जी, इस विद्यालय के प्राचार्य सुनील सर जी, जितेंद्र सर जी, और सभी जो बेटियां हैं बैठी हुई हैं, उन सभी का स्वागत है। जो बहुत अच्छे से मंच संचालन कर रही हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। सभी बच्चों का भी मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। काफी समय हो गया है, हमने 3 विद्वान वक्ताओं को सुना है, जिसमें से 2 वक्ता 2-2 बार बोले हैं, तो तीसरे वक्ता ने अपना वक्तव्य तीसरी बार भी दे दिया है। महाविद्यालय के प्राचार्य जी ने भी अपनी बात रख दी है। ऐसे में आप बताइए ईमानदारी से कि ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे सुनना चाहते हैं। आप बहुत हिम्मती बच्चे हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि काफी देर हो गई है और चेहरे पर मुस्कान रहे तो बात कहने में मजा आता है और आसानी रहती है। लगभग सारी बातें जिस उद्देश्य से आज कार्यक्रम रखा है हमने, सारी बातें इस कार्यक्रम के अंतर्गत गोपाल जी ने, दीक्षित जी ने, प्रमोद जी ने रख दी है। सुनील सर ने उसका तरीका ही बता दिया है। उसके बाद भी मैं कुछ सूत्र आपको बताना चाहता हूँ। कुछ भविष्य की जो तस्वीर है उसके प्रति मैं आपसे आगाह करना चाहता हूँ। बच्चों को बोलने दें, बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं वो आपस में बात कर सकते हैं। कक्षा 3 से जो ऊपर के बच्चे हैं वो जरूर मेरी बात ध्यान से सुने, और जो स्टाफ है, जो हम बड़े लोग हैं, वो और ज्यादा ध्यान से मेरी बात सुने। कक्षा 3 से जो छोटे बच्चे हैं वो आपस में धीरे धीरे बात कर सकते हैं ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो। जैसा कि दीक्षित सर ने बताया, जलचक्र नाटक नवांकुर किया करता था, और जिसमें भविष्य की ये तस्वीर बताई गई थी कि भविष्य जल के लिए युद्ध होगा। वो स्थितियां आज से 1 साल पहले से शुरू हो गई है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन। वह दुनिया का पहला शहर है जो जल विहीन शहर घोषित किया जा चुका है। सरकार ने हाथ ऊंचे कर दिए हैं कि हम जल की सप्लाई नहीं कर सकते। नहाने पर वहां प्रतिबंध लगा दिया गया है, और 10 लाख नल कलेक्शन काट दिए गए हैं। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि वहां क्या स्थिति होगी यदि हमारे देश में, हमारे गंजवासुदा में ऐसी स्थिति आए कि पूरे शहर के नल अचानक से पानी देना बंद कर दें। नदी में हमको पानी ना मिले, कुआं में हमको पानी ना मिले, तो आप सोच कर देखिए कि वो क्या स्थिति बनेगी। और वो स्थितियां निरंतर हमारे नजदीक आती जा रही है। ये कोई कल्पना की बात नहीं जो केप टाउन में हुआ, वो हमारे अपने भारत के 20 शहर विशेष जल संकट की स्थिति में है। गंजवासुदा के कई बाढ़ रात को 2-2 बजे से उठकर पानी के लिए संघर्ष करते हैं। कई बाढ़ के निवासी अपने ही शहर इस गंजवासुदा में। तो मेरा ये कहना है कि हम जल के प्रति और अत्यधिक सचेत हो, और जल कैसे सचेत होगा वो दीक्षित जी ने बताया कि हम वृक्ष लगाएंगे तो हम जल का संरक्षण भी कर पाएंगे। हम वृक्ष लगाएंगे तो हम पक्षियों का संरक्षण भी कर पाएंगे। अभी कल बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कल्पना की है, आप कल्पना करिए इस धरती पर एक भी वृक्ष ना बचे किसी दिन तो क्या होगा। आप भी कल्पना करिए कि इस धरती पर एक भी वृक्ष ना हो पूरी धरती पर तो क्या होगा। उसका एक लाइन में जवाब है कि कुछ नहीं होगा, जीवन ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आज के हमारे जो विद्वान वक्ता हमने बुलाए, वास्तव में वो जिस उद्देश्य से बुलाए गए थे उस उद्देश्य की उन्होंने पूर्ति की। सुनील सर और आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, पंचतत्व को बुलाया, सम्मान दिया, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थके हारे निराश हैं वो, भटक रहे हैं कोने कोने में बुझाने
मिनट सर।